गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए मैंने कल बताया था, विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जो टीचर्स हैं उनको विद्यार्थियों के डाटा की आवश्यकता पड़ती है। कलेक्शन करते हैं वो विद्यार्थियों के डाटा की, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की, कि किस किस विद्यार्थी ने पूरे साल में कौन कौन से कार्य किए, किस किस कार्य में पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ अपनी रुचियों का प्रदर्शन किया, किस किस कार्य में उन्होंने प्रोग्रेस की और किस किस क्षेत्र में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, उनकी डाटा उनकी मार्किंग क्या रही। ये सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों की आवश्यकता सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए पड़ती है। तो इन डाटास को कलेक्ट करने के लिए टीचर द्वारा क्या बनाई जाती है, एक फाइल बनाई जाती है। इनको रिकॉर्ड रखने के लिए, इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए जो फाइल तैयार की जाती है उसे नाम देते हैं हम पोर्टफोलियो। उसे क्या नाम देते हैं हम, पोर्टफोलियो। यानी पोर्टफोलियो में विद्यार्थी से संबंधित डाटास का कलेक्शन किया जाता है, संकलन होता है यह डाटास का विद्यार्थियों द्वारा किए गए, और इसको हम एक पोर्टफोलियो को विद्यार्थियों के डाटा के साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में, प्रमाण के रूप में काम में लेते हैं कि ये हमारे पास वास्तव में लिखित सूचना है इस विद्यार्थी की कि इसने किस क्षेत्र में कितना कार्य किया, कैसे किया, कितनी इसने प्रगति की, क्या इसका बेस था, किस प्रकार इसको दिशा मिली गई। अब बात आती है कि इसमें छात्र से संबंधित कई समस्याओं का उल्लेख होता है। इस पोर्टफोलियो में छात्र से संबंधित कई समस्याओं का उल्लेख होता है। इसके विषय में मैंने आपको बताया था कल कि जैसे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। अधिगम प्रक्रिया के सीखने से, जैसे एक छात्र है उससे संबंधित इस पोर्टफोलियो में डाटा ये सूचना रहती है कि अधिगम प्रक्रिया में सीखने सिखाने से संबंधित एक टीचर और स्टूडेंट के बीच अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है, शिक्षण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जो बच्चा सीख रहा है उसको लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें पोर्टफोलियो में दर्शानी पड़ती हैं। पहले कि अधिगम प्रक्रिया में सीखने सिखाने के दौरान उसको क्या परेशानी होती है, विद्यार्थियों का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय होना, कि वह फला स्टूडेंट अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितना एक्टिव है, कैसे सक्रिय रहता है। दूसरा है छात्र को गलतफहमी उनको समझने का अंतर प्रक्रिया इसमें शामिल है। छात्र के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होना, क्लास से समायोजन स्थापित नहीं होना, अपने सहपाठियों से समायोजन स्थापित नहीं होना, टीचर्स के साथ समायोजन स्थापित नहीं होना, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आदि से संबंधित समस्याओं का इसमें विवरण होता है कि छात्र कैसे आगे बढ़ रहा है। स्वयं की समीक्षा सहित प्रगति की निगरानी, छात्र की स्वयं की इसमें समीक्षा होती है कि वह अपने विषय में क्या विचार रखता है और उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी प्रोग्रेस पर शिक्षक की कितनी नज़र है, कैसे कैसे शिक्षक उसको देखता है, कैसे कैसे उसका निरीक्षण करता है। छात्र की किसी एक या अधिक विषय में कमजोरी और समस्याओं का उल्लेख होता है। किसी एक विषय में या एक से अधिक विषय में छात्र कमज़ोर है तो क्यों है और उसको क्या क्या कठिनाइयाँ इस विषय से संबंधित आ रही हैं, इन सब का उल्लेख उसमें होता है। एक से अधिक विषय से संबंधित कठिनाइयों और समस्याओं का, कि उसे सीखने में, उसे आगे बढ़ने में, इस विषय को कुछ लर्न करने में उसको क्या परेशानियां, किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार का उल्लेख होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किस प्रकार से किया गया है, छात्र किस प्रकार से अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहा है, शिक्षक द्वारा उसको सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार किसी विषय में, अन्य सामान्य विषय में उसके पिछड़ेपन के कारणों का भी पोर्टफोलियो में उल्लेख होता है कि अगर किसी एक विषय में वह पिछड़ रहा है तो उसके पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं। क्या वह कक्षा से समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है, क्या शिक्षक की शिक्षण विधियों से वह संतुष्ट नहीं है, या फिर उसकी इस क्षेत्र में योग्यता ही कमज़ोर है, क्षमता ही कमज़ोर है। इसमें उन कारणों का उल्लेख होता है जो बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का उल्लेख किसमें होता है, पोर्टफोलियो में होता है। इनके कारण पता लगाए जाते हैं।
जैसे हम कहते हैं कि अच्छा इसमें इसके हमारे 50% मार्क्स आए, तो पेरेंट्स पूछेंगे क्यों आए, कि टीचर्स प्रमाण सहित उसके सामने उत्तर देगा पोर्टफोलियो के माध्यम से कि इस कारण से यह छात्र इस विषय में कमज़ोर रहा है। इसमें छात्र से संबंधित कई विशेषताओं और उपलब्धियों का, ये भी नहीं है कमजोरियों का ही पता लगाया जाता है पोर्टफोलियो के माध्यम से। छात्र ने जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जो भी योग्यताएँ उसमें हैं, जो भी विशेषताएँ वह रखता है, उन सब का रिकॉर्ड भी यहाँ पर होता है, उनका भी विवरण इसमें पोर्टफोलियो में दिया जाता है। छात्र की व्यक्तिगत कमजोरियों को दूर करने के उपाय की, ऐसा नहीं है कि कक्षा से संबंधित, समूह से संबंधित ही कमजोरियों को यहाँ पर दर्शाया जाए। छात्र व्यक्तिगत रूप से क्या महसूस करता है, क्या अनुभव करता है, उसकी व्यक्तिगत क्राइटेरिया क्या है, इस सब का विवरण भी पोर्टफोलियो में दिया जाता है। छात्र की विषयगत या इकाईगत कमजोरियों को दूर करने की क्षमता का उल्लेख, कि एक छात्र होता है, उसे पता है कि मेरी इस सब्जेक्ट में इस यहाँ पर कमी है, तो वह अपने आप से उसको सुधारने का क्या प्रयास करता है, उसकी कितनी इच्छा है इस क्षेत्र में आगे जाने की। उस सब्जेक्ट, अगर कोई समस्या उसके विषय में उत्पन्न होती है तो वह उसे सुधारने का किस प्रकार से प्रयास करता है, ये सब पोर्टफोलियो के माध्यम से इसमें विवरण होता है। अगला है इसमें ये समस्याओं का, इन समस्याओं का यहाँ पर उल्लेख होता है। अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने की क्षमता का भी उल्लेख होता है कि वह, अगर ये समस्या उसके सामने आ रही है, छात्र के सामने इस विषय को समझने की, या हम कहें लैंग्वेज टीचिंग है तो हिंदी को बोलने की, पढ़ने की समस्या उसके सामने आ रही है, तो वह उस समस्या को दूर करने का खुद से क्या प्रयत्न करता है, इसका उल्लेख भी इसमें रहता है। उसकी आदतों, हर एक्टिविटी का, हर मनोवृत्ति का, अभिरुचि का, रुचि का यहाँ पर विवरण होता है। व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करने के सुझावों और क्षमता का उल्लेख करना, मानसिक योग्यताओं, दक्षताओं का भी उल्लेख होता है। मानसिक योग्यता, उसकी बौद्धिक स्तर का भी, उसकी शारीरिक क्षमता का भी पोर्टफोलियो में विवरण होता है। तो इन सब समस्याओं से संबंधित विवरण किसमें होता है, पोर्टफोलियो में होता है, जो कि एक टीचर के सतत और व्यापक मूल्यांकन के काम में आता है। पोर्टफोलियो में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एक छात्र से संबंधित छात्रवार फाइल बनाई जाती है। उस फाइल में एक छात्र से संबंधित सभी तरह का रिकॉर्ड लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि उसके मूल्यांकन में सहायता मिल सके, उसमें व्यवहार परिवर्तन किया जा सके, उसके व्यक्तित्व के विषय में सही अनाउंसमेंट किया जा सके। ये बात थी हमारे पोर्टफोलियो में। शिक्षकों के पोर्टफोलियो का उपयोग विकसित करने में मदद करने में विद्यार्थियों के लिए लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि में स्पष्ट लक्ष्य आवश्यक है। अब देखिए शिक्षक पोर्टफोलियो कैसे तैयार करते हैं कि लघु, मध्यम और दीर्घ, शिक्षक को क्या करना चाहिए, कैसे वह डाटा एकत्र कर सकते हैं। मैंने बताया कि लघु, मध्यम और दीर्घ 3 पार्ट्स में उसको पूरी शिक्षण अवधि को बांट लेना चाहिए शिक्षक को, कि छोटी इकाई के रूप में, मध्यम इकाई के रूप में और दीर्घ इकाई के रूप में 3 स्टेप में उसका मूल्यांकन करे और उससे प्राप्त आंकड़ों को किसमें लिखे, पोर्टफोलियो में वह लिखे। उसके लिए सीखने के लिए आकलन में सहायक मापदंडों का उपयोग करने के लिए शिक्षक को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए समय की ज़रूरत होती है, बल्कि कक्षा में अलग प्रकार के संवाद का विकास करने के लिए भी पोर्टफोलियो की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग विद्यार्थियों को संपूर्ण रूप से विकसित करने में, प्रगति की निगरानी करना, विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करना, सुधार के लिए सहायक छात्र के व्यक्तित्व में सुधार के लिए सहायक, कोई कमी उसके व्यक्तित्व में है, उसके व्यवहार में है, उसके अधिगम प्रक्रिया में है, तो उसमें सुधार के लिए सहायक होता है क्या, पोर्टफोलियो। संपूर्ण रूप से छात्र को विकसित करने में सहायक होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि उसमें छात्र का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है और छात्र को उसकी कमजोरियों के विषय में अवगत करा दिया जाता है। तो इस प्रकार यह सहयोग करता है छात्र के लिए। शिक्षण प्रक्रिया का आकलन शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में नियत रूप से आकलन डेटा एकत्र करने का अवसर देता है।
इसके परिणाम स्वरूप अधिक व्यक्तिगत और लक्षित गतिविधियां विद्यार्थी के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया संभव होती है, जिसे विभेदन भी कहा जाता है। कुछ विद्यार्थी अपनी अधिगम प्रक्रिया में क्रमिक वृद्धि करते हैं, अन्य तेजी से सुधार करते हैं। यानी कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी अधिगम प्रक्रिया में क्रमिक रूप से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, सुधारात्मक तरीके से वह आगे बढ़ते जाते हैं। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि एकदम तेजी से अपना विकास करते हैं। तो इन सब की जानकारी इस ऐसे विद्यार्थियों का विभेदन करने में कहाँ से हमें सहायता मिलती है? पोर्टफोलियो के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से हमें सहायता मिल जाती है। लेकिन पोर्टफोलियो का एक उद्देश्य है, एक विशेषता ये भी है कि इसे हमेशा शिक्षक को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति की, हर बालक की स्पीड हमेशा, सीखने की गति, विकास की दर हमेशा एक सी नहीं रहती। हो सकता है शुरू में वह विकास की दर उसकी कमज़ोर हो, लेकिन बाद में वह अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। तो इसको अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से किसी की छात्र के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी छात्र का संपूर्ण विकास इस पोर्टफोलियो पर ही डिपेंड करता है। जो शिक्षक जानते हैं कि विद्यार्थी किस तरह से सीखते हैं, उनके पास विविध प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं जिन्हें कक्षा की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ किया जा सकता है। यानी कि मैंने कहा कि कुछ विद्यार्थी क्रमिक रूप से वृद्धि करते हैं और कुछ विद्यार्थी तेजी से वृद्धि करते हैं। तो शिक्षक को इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से सीखते हैं, तो हर बालक किस दर से आगे बढ़ रहा है, किस गति से आगे बढ़ रहा है, कौन सा बालक किस विधि से सीख सकता है, इसके लिए शिक्षक को भिन्न गतिविधियों का सहारा लेना चाहिए। भिन्न गतिविधियों में छात्र को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बोलना चाहिए। इसका लक्ष्य हर विद्यार्थी को उपयुक्त ढंग से चुनौती देना होता है, ताकि कोई भी विद्यार्थी पीछे न रहे। समस्त विद्यार्थी एक साथ सामान्य गति से, औसत गति से आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं हो कि एक विद्यार्थी टॉप पर पहुंच जाए, लक्ष्य को प्राप्त कर ले और दूसरा पिछड़ जाए। शिक्षक का उद्देश्य पोर्टफोलियो के माध्यम से ये रहता है कि कक्षा में जितने भी छात्र उपलब्ध हैं, उनके विकास की दर समान रहे, सभी छात्र प्रगति कर सकें, सभी छात्र प्रभावी ढंग से अधिगम कर सकें। कक्षा के हर विद्यार्थी का एक अलग आरंभ बिंदु होता है। शिक्षक को हर विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ये तभी कर सकता है शिक्षक, और पोर्टफोलियो तैयार भी शिक्षक तभी कर सकता है जब शिक्षक को हर विद्यार्थी का अलग से पूर्व ज्ञान होना चाहिए। हर छात्र का क्या होना चाहिए? पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पूर्व ज्ञान की उसके विषय में उसका बेस पता हो। उसका बेस प्रत्येक छात्र का शिक्षक को बेस पता हो कि वास्तव में ये छात्र क्या है, इसे क्या पता है और क्या सीखने की इच्छा रखता है, इसे क्या सिखाया जा सकता है, किस विधि के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये था हमारा पोर्टफोलियो प्रमाण उपलब्ध कराता है जिस पर अध्यापन की उत्तम रणनीति, कक्षाओं, विभिन्न विद्यार्थियों के लघु और दीर्घ अवधि के नियोजन का निर्माण किया जा सकता है। सीखने, बोध, कौशल और दृष्टिकोणों के स्तरों का अनुमान लगाने की बजाय निर्माणात्मक आकलन व्यक्ति और कक्षा की प्रगति को मापने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करता है। ये होता है पोर्टफोलियो। यह विद्यार्थियों का स्वयं आकलन करने, सुधार करने के तरीके को समझने में सक्षम होने की जरूरत की पहचान करता है। क्या? पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अपना आकलन करने के लिए अपना आकलन करवाता है। ये उसमें व्यक्तिगत रूप से सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों, यह जो कुछ पढ़ाया जाना है उसकी परिकल्पना के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव की नींव पर विकसित होता है। जो कुछ पढ़ाया जाना है, जो कुछ सिखाया जाना है, छात्र क्या जानते हैं, इसकी नींव इस पर होती है। ये तो था पोर्टफोलियो के विषय में अध्ययन। अब शिक्षक विद्यार्थियों पोर्टफोलियो के आधार पर, इसमें शिक्षक क्या करते हैं? पोर्टफोलियो के आधार पर शिक्षकों का पोर्टफोलियो तैयार करने के बाद क्या काम रहता है वो देखिए कि शिक्षक, अध्यापक पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या करते हैं? विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं। कौन? शिक्षक, अध्यापक विद्यार्थियों की
अध्यापक विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया पर विद्यार्थियों की शिक्षण विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के आधार पर क्या करते हैं? विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। जो कुछ पोर्टफोलियो में है उसका विश्लेषण करना शुरू करते हैं। उसका विश्लेषण पोर्टफोलियो के आधार पर जो कुछ पोर्टफोलियो में है, जो भी आंकड़े पोर्टफोलियो में विद्यमान है उसका विश्लेषण करते हैं, उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्योंकि व्याख्या इसी के माध्यम से की जा सकती है, पोर्टफोलियो के माध्यम से। पोर्टफोलियो में से जो डाटा हमें प्राप्त होते हैं, जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, जो विद्यार्थी की घोषणाएं हमें प्राप्त होती हैं, उसका विस्तृत विश्लेषण हम कर सकते हैं। शिक्षक का हिदायत होता है कि वास्तव में कोई विद्यार्थी, उसकी प्रोग्रेस क्या है और उसे हम कैसे सुधार सकते हैं, उसे हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं। इस प्रकार का विश्लेषण यहाँ पर पोर्टफोलियो के माध्यम से ही किया जाता है। उनके अधिगम को सुधारने, अपने अनुमानों निष्कर्षों की जांच करने के लिए कार्रवाई करते हैं। उनके अधिगम को सुधारने, उनके सुधारने, अधिगम को सुधारने का कार्य किसके माध्यम से करते हैं? शिक्षक पोर्टफोलियो के माध्यम से करते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम सुधारने, अपने अनुमानों और निष्कर्षों की जांच करते हैं, अपने अनुमानों और निष्कर्षों की जांच। किसके माध्यम से करते हैं? शिक्षक पोर्टफोलियो के माध्यम से। यानी कि मैंने बताया कि पोर्टफोलियो में सारे डाटा एकत्रित रहते हैं, तो किस छात्र को कहाँ पर परेशानी हो रही है, उनकी लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसको सुधारने का अवसर भी शिक्षक को पोर्टफोलियो के माध्यम से मिल जाता है। अपने अनुमानों, अपनी जो निष्कर्ष हैं, उन्होंने किसी बालक के विषय में कैसी धारणा बना ली है, इस प्रकार की जो निष्कर्ष हैं उनके, वह छात्र के विषय में जो घोषणाएं करते हैं वह पोर्टफोलियो के माध्यम से कर सकते हैं। अगला इसमें ये देखते हैं कि क्या पोर्टफोलियो से विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए जरूरी जानकारी प्राप्त हो रही है। यानी कि ये भी देखते हैं कि विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के माध्यम से सीखने में मदद करने के लिए शिक्षकों को पूरी जरूरी जानकारी प्राप्त हो रही है, या कोई तथ्य उनसे छूट रहा है, या छात्र का उपयुक्त मूल्यांकन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। किसके माध्यम से? पोर्टफोलियो के माध्यम से। यह देखते हैं कि क्या विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से सीखने और अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए आवश्यक फीडबैक प्राप्त हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि विद्यार्थियों को जिस उद्देश्य से विद्यालय में वह प्रवेश कर रहा है, जो अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी चल रही है, उसमें सुधार करने में और उस विद्यार्थियों का विकास करने में क्या पोर्टफोलियो के माध्यम से मदद मिल रही है, इस चीज़ का आकलन भी पोर्टफोलियो शिक्षक द्वारा किया जाता है। फीडबैक उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों को प्रत्येक आकलन के अवसर में सन्निहित होना चाहिए। पोर्टफोलियो तभी प्रभावी होता है जब शिक्षक जानते हैं कि विद्यार्थी किस ओर जा रहा है। यानी पोर्टफोलियो का उद्देश्य तभी सफल माना जाता है जब शिक्षक को यह पता चल जाए कि विद्यार्थी किस ओर जा रहा है, विद्यार्थी किस ओर जा रहा है। जब पोर्टफोलियो इस प्रकार की स्पष्ट व्याख्या करने में सफल हो जाता है, इस प्रकार की स्पष्ट व्याख्या पोर्टफोलियो से हो सकती है, शिक्षक कर सकता है, तो एक पोर्टफोलियो अपने प्रभावी रूप को व्यक्त करता है कि वास्तव में ये पोर्टफोलियो सही तरीके से तैयार किया गया है, निष्पक्ष रूप से तैयार किया गया है। जब हम एक छात्र के विषय में इस प्रकार की कोई घोषणा कर दें, तब ये मान लीजिए कि एक मुखिया होने के नाते सुनिश्चित करना उसका दायित्व है कि शिक्षकों के पास शैक्षणिक वर्ष के अंत में पाठों के क्रम की समाप्ति और किसी विशिष्ट गतिविधि को पूरा करने के लक्ष्य हैं। सीखने के और
यही है कि पोर्टफोलियो के द्वारा विद्यार्थी का स्पष्ट विवरण शिक्षक के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, तब तो वह प्रभावी पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है, अन्यथा उस पोर्टफोलियो के अस्तित्व का कोई मायने नहीं रह जाते। पोर्टफोलियो के आकलन के लिए टिप्पणियों में किस प्रकार सहायक है? आकलन के लिए टिप्पणियों में पोर्टफोलियो किस प्रकार सहायक है कि क्या क्या कर सकता है? जब छात्र का आकलन किया जाता है तो वह क्या क्या कर सकता है? आकलन करने में पोर्टफोलियो किस प्रकार से सहायक होता है, उसके लिए हम कुछ बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु है कि पोर्टफोलियो इस प्रकार की घोषणा करता है कि छात्र क्या क्या कर सकता है। बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या करना चाह रहे हैं और क्या करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। क्या क्या घोषणा क्या कर सकता है पोर्टफोलियो? विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में टिप्पणी करने में किस प्रकार सहायक है पोर्टफोलियो? क्या कर सकता है वह कि बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। क्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं? बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं, कि लर्निंग में उसे कहाँ परेशानी आ रही है। इस प्रकार की टिप्पणियाँ पोर्टफोलियो के माध्यम से की जाती है। बच्चे को क्या क्या करना पसंद है, क्या नहीं, बच्चे को क्या क्या करना पसंद है, क्या नहीं, इन सब की घोषणा भी पोर्टफोलियो के माध्यम से की जाती है। बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी इंटरेस्ट किस में है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, ये सारी चीजें इसके माध्यम से बताई जाती हैं। बच्चों द्वारा किए गए कामों के नमूने गुणात्मक कथन मात्रात्मक पृष्ठपोषण के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और मतलब पोर्टफोलियो इस काम में सहायता करता है शिक्षक की कि उसने जो भी किया है उसके गुणात्मक और मात्रात्मक विवरण हमारे सामने होता है, नमूने सहित साक्ष्य के साथ हम पेश कर सकते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक पृष्ठपोषण उसे दिया जा सकता है। बच्चों ने किस तरह से सीखा और सीखने में कहाँ कहाँ कठिनाई का सामना किया। किस प्रकार से सीखा और सीखने में किस कठिनाई का सामना किया। किस प्रकार से बच्चे ने सीखा, क्या प्रोग्रेस जब उसने की तो ये कैसे की और किस प्रकार से उसने किन किन रास्तों को चुना, किस किस प्रकार की बाधाएं उसके सामने उपस्थित हुई। इन सब का विवरण ये इन सब टिप्पणियों की घोषणा कौन करता है? पोर्टफोलियो के माध्यम से की जाती है। अगला है कठिनाई अनुभव करने पर काम पूरा कर सके या नहीं। भाई जो कठिनाइयाँ आई उसके मार्ग में कि उसके बाद उन्होंने उस बाधाओं को किस प्रकार से पार किया। कठिनाई आने के बाद, कठिनाई के बाद काम पूरा हुआ या नहीं। कठिनाई के बाद काम पूरा हुआ या नहीं। सहयोग, उत्तरदायी, संवेदनशीलता, रुचि आदि पहलुओं पर बात करनी जरूरी कि उसमें कौन कौन से गुण मौजूद है, उसमें सहयोग की भावना है या नहीं, उत्तरदायित्व की भावना है या नहीं, वह अपने काम को कितनी जिम्मेदारी के साथ संपन्न करता है या उसने जिम्मेदारी निभाना सीखा है या नहीं। सहयोगात्मक उसकी संवेदनशीलता किस विषय में है, किसके साथ वह अधिक संवेदनशील रहता है, और रुचि, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है।
इन सब के विषय में टिप्पणी कौन करता है? पोर्टफोलियो करता है कि उसमें ये गुण मौजूद है या नहीं है। अभिभावकों के साथ चर्चा करना कि बच्चों की किस तरह से मदद कर सकते, घर पर उन्होंने किस तरह का अवलोकन किया है कि एक बालक को कठिनाई आ रही हैं, अभिभावकों के साथ पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या की जा सकती है? बच्चे के संबंध में चर्चा की जा सकती है कि बालक की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। अगर ये परेशानी, बालक को ये परेशानी हो रही है, आपका इसमें सहयोग क्या रहेगा, आपका रवैया कैसा है और कैसा होना चाहिए, इस प्रकार के सजेशन पेरेंट्स को हम दे सकते हैं। घर पर उसका किस प्रकार से मूल्यांकन अभिभावकों द्वारा किया जाना चाहिए, सब व्यवस्था हम पोर्टफोलियो के माध्यम से करते हैं। कैसे और क्या पढ़ाया जाना है तय करने के लिए अधिगम विभिन्न शैलियों को कैसे क्या पढ़ाया जाना है, इसके लिए विभिन्न शैलियों का प्रयोग। कैसे और क्या पढ़ाया जाना है, इसके लिए विभिन्न शैली कौन कौन सी काम में ली जानी चाहिए, कौन से प्रयुक्त की जा रही है, किन को हटाया जा सकता है, किन के स्थान किस में सुधार किया जा सकता है। विभिन्न शैलियों के प्रयोग पर टिप्पणी करता है कौन? पोर्टफोलियो। कि जो शैलियाँ शिक्षक के द्वारा काम में ली जा रही हैं, जो तरीका पेरेंट्स के द्वारा अपनाया जा रहा है, उनमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, किन को आगे बढ़ाया जा सकता है, किन में सुधार किया जा सकता है, किन को हटाया जा सकता है। ये सब की विवरण इस प्रकार की टिप्पणियाँ हमें पोर्टफोलियो प्रदान करता है। विद्यार्थियों को वे मापदंड समझने को प्रोत्साहित करता है जिनका उपयोग उनके काम को परखने के लिए किया जाएगा। वे मापदंड समझने में मदद करता है पोर्टफोलियो। मापदंड समझने में मदद करता है कौन? पोर्टफोलियो, जिनका उपयोग उनके काम को परखने के लिए किया जाएगा। ऐसे पैमाने विद्यार्थी समझने लगता है कि हाँ, इस काम में वह इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, इस प्रकार को सफलता की ओर ले जा सकता है जिससे उसका मूल्यांकन किया जाना है। तो इस प्रकार के मापदंड समझने में पोर्टफोलियो मदद करता है। अगला इसमें यह नैदानिक और सुधारात्मक है। नैदानिक और सुधारात्मक है क्या? पोर्टफोलियो यानी इसमें डायग्नोसिस होती है छात्र की कमजोरियां कि उसको क्या बाधा आ रही है, डायग्नोसिस होता है। फिर उसके बाद उसका क्या होता है? उपचार किया जा सकता है। ये टिप्पणियां की गई हैं, ये उपचारात्मक हैं। यह नैदानिक और सुधारात्मक क्या है? नैदानिक भी है, डायग्नोसिस भी किया जाता है। इससे छात्र की कमजोरियों का, उसकी उन्नति का, उनकी उपलब्धियों का, उसके आने वाली सीखने में आने वाली बाधाओं का यहाँ पर निदान किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें सुधार किया जाता है पोर्टफोलियो के माध्यम से। यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान करता है। प्रभावी प्रतिक्रिया देने के, उचित फीडबैक देने के लिए यह हमें सजेस्ट करता है, यह साधन उपलब्ध कराता है, मार्ग दर्शाता है पोर्टफोलियो। यह विद्यार्थियों के स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। स्वयं सीखने में सक्रिय भागीदारी, देखिए स्वयं सीखने में सक्रिय भागीदारी में मदद करता है कि छात्र कैसे सीख सकते हैं। उनमें जो उसके सामने जो बाधाएं आ रही हैं सीखने में, क्या बाधाएं आ रही, कई बार हमें नहीं पता होता कि हम जो सीखना चाह रहे हैं, हम इस विषय को, इस क्षेत्र को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से वह उन समस्याओं को पता लगा सकता है, उन कारणों का वह पता लगा सकता है और उसमें अपने सुधार कर सकता है। वह शिक्षकों को आकलन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन को समायोजित करने में सक्षम करता है। आकलन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए समायोजित करने में
अध्यापन को समायोजित करने में। कई बार हम सोचते हैं शिक्षकों के ऊपर ऐसा प्रेशर रहता है टीचर्स के ऊपर कि सभी बालकों को अधिगम होना चाहिए और नहीं हो पाता है, तो शिक्षक के सामने को समायोजन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि छात्र उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके समझ में, जब छात्र के समझ में ही नहीं आ रहा तो छात्र कॉपरेट कैसे करेंगे। तो पोर्टफोलियो के माध्यम से वह छात्र का रिकॉर्ड देख सकता है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जान सकता है, उनके बौद्धिक स्तर के विषय में जानकारी मिल सकती है, उनके शारीरिक क्षमता के विषय में जानकारी मिल सकती है, अधिगम तकनीकों के बारे में जानकारी मिल सकती है, शिक्षण तकनीकों के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो इन सब जानकारी के साथ वह शिक्षक अपना कक्षा के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ाना है और इस विषय को इस छात्र तक ऐसे पहुंचाना है, इस प्रकार इस गति से छात्र अधिगम कर सकते हैं। तो ये है पोर्टफोलियो के माध्यम से शिक्षक क्या क्या टिप्पणी कर सकता है। ये टिप्पणी उसके साथ की जा सकती है, बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या इच्छा है उनकी और क्या करने में वह कठिनाई महसूस करते हैं, बच्चे को क्या क्या करना पसंद है और क्या नहीं है, क्या किस बात पर वह अनावश्यक प्रेशर महसूस करते हैं, अनावश्यक दबाव महसूस करते हैं, किस प्रकार से वह सीख सकता है, सीखने में किस कठिनाई का उसने जो भी सीखा है वह किस प्रकार से सीखा है और सीखने में जो सीखा है उसने किन किन बाधाओं का सामना किया है और जो बाधाओं का सामना किया है उसके बाद उसने कितनी प्रोग्रेस की है, कहाँ पर उसे अवरुद्ध हुआ है वह, इस सब की जानकारी एक मतलब विस्तृत विश्लेषण छात्र के विषय में हमें पोर्टफोलियो के माध्यम से मिलता है। इसके विषय में उसके भावनात्मक गुणों की भी हमें जानकारी होती है कि उसमें सहयोग की, उत्तरदायित्व की, संवेदनशीलता की ये गुण मौजूद हैं या नहीं हैं। अभिभावकों के साथ पोर्टफोलियो के माध्यम से पेरेंट्स के साथ भी बातचीत की जा सकती है, उनके साथ भी उनका भी सहयोग हम छात्र के विकास में ले सकते हैं, छात्र को सुधारने में ले सकते हैं, छात्र के व्यवहार परिवर्तन में पेरेंट्स का भी हम सहयोग पोर्टफोलियो के माध्यम से ले सकते हैं। कि हो सकता है कि छात्र घर पर असहज महसूस कर रहा हो, पेरेंट्स घर पर वह वातावरण उसको नहीं मिल पा रहा हो, जो कार्य हम उसे करने के लिए दे रहे हैं पेरेंट्स उसे अवेलेबल ही नहीं करवा पा रहे हो, तो हम पेरेंट्स को भी इस विषय में सतर्क कर सकते हैं। उनकी अवलोकन तकनीकियों को हम बता सकते हैं कि आपको इस प्रकार से छात्र की प्रोग्रेस पर नज़र रखनी है, उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखनी है और इस विषय में हमको बताना है, जिससे छात्र में उचित सुधार किया जा सके। कैसे क्या पढ़ाया जाना है, इसका किस छात्र को किस विधि से पढ़ाया जाना है, विभिन्न शैलियों का प्रयोग द्वारा पढ़ाया जाना है, तो कैसे पढ़ाया जाना है, इसका विवरण भी हम पोर्टफोलियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक नैदानिक और सुधारात्मक प्रक्रिया है। इसके द्वारा डायग्नोसिस किया जाता है, डायग्नोसिस के बाद उस छात्र में जो भी समस्या का सामना छात्र कर रहा है उस समस्या का निराकरण किया जाता है, उपचार किया जाता है। इस पोर्टफोलियो के विवरण के माध्यम से छात्र को स्वयं के विषय में अधिक जानकारी अर्जित होती है और जब खुद के विषय में वैसे जानकारी अर्जित होती है तो वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, उसकी सक्रिय भागीदारी रहती है हर कार्य को करने में। तो ये है पोर्टफोलियो, जो कि एक छात्र से संबंधित पूरा डाटा हमारे सामने उपस्थित कर देता है। एक पूरे सत्र में छात्र ने क्या क्या कार्य किए, कैसे किए, किन किन बाधाओं का सामना किया, किसका सहयोग लिया, किस गति से वह आगे बढ़ा, क्या उसे करना है, क्या उसकी रुचि है, इस सब विषय में हमें जानकारी मिल जाती है। अब आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।